माननीय प्रॉक्टर सर, माननीय डी सर, राजीव, मेरे मित्र लोग जो विकास साहू और विकास द्विवेदी और साहू जी, बाकी स्टूडेंट्स। पहले तो मेरा हिंदी बहुत खराब है, माफ कीजिएगा। मुझे जब इनविटेशन आया तो मैं पहली बार इंटरेक्शन कर रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स से, तो मुझे लगा कि कनेक्ट कैसे करें। और हम सभी में, सारे इंसानों में एक ही कनेक्ट है, वो है सांस, ब्रीथ, है ना। तो हम सिंपल ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन ब्रीदिंग से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और उसके कुछ झलकें। तो सबसे पहले तो हम आपको सांस लेते सिखा सकते हैं क्या? नहीं, शायद से, है ना। हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक सांस लेते रहते हैं, लेकिन उसमें भी ना कुछ बारीकियां हैं। और मेरा इसमें रियलाइजेशन कब हुआ, एज ए पार्ट ऑफ माई बीपीटी, फिजियोथेरेपी एजुकेशन, मैं सबसे पहले जब वेंटिलेटर पढ़ा ना, तो वेंटिलेटर में पता चला कि जो वेंटिलेटर जानते हैं ना सब लोग, है ना। तो वेंटिलेटर में क्या करता है कि जो आदमी सांस नहीं ले पाता उसको सांस भरा जाता है उसके अंदर। तो उसमें फेजेस रहता है। तो क्या क्या फेजेस रहता है? एक तो इंस्पिरेशन, इनहेलेशन, हवा घुसता है, फिर एक पॉज रहता है, और उसके बाद एक्सपीरेशन, एक्सहेलेशन, और उसके बाद और एक पॉज रहता है। तो ये पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है, बचपन में जब योगा सीखा था तब भी यही सीखा था। उसको संस्कृत में नाम बोलते थे, सांस लेते के लिए बोलते थे पूरक, फिर उसके बाद जो ब्रेथ होल्ड होता है उसको बोलते हैं कुंभक, उसके बाद जो छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेचक, और उसके बाद जो छोटा सा पॉज होता है वो है शून्यक। तो बेसिकली सब कुछ सेम है। और ये 4 पैरामीटर जो है ना, एक बार अंदर डाला, फिर वेट किया, फिर बाहर निकला, फिर वेट किया, ये चारों पैरामीटर्स को आप अगर मैनिपुलेट करते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये नर्वस सिस्टम को ब्रीदिंग मैनिपुलेट कैसे करता है? हमारा ब्रीदिंग यूजुअली ऑटोमेटिक है। हमारे शरीर के कुछ फंक्शन ना हम सोच के करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, सोच के बोल रहा हूं, ना चाहूं तो ना बोलूं। लेकिन कुछ फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिक है। मेरा हार्ट जो पंप कर रहा है, मैं नहीं चाहूं तो भी वो पंप करेगा ही। सिमिलरली, अच्छा, ब्रीदिंग में एक मजा है कि ऑटोमेटिक भी है, मैनुअल भी है। अभी कार आ गया ना ऑटोमेटिक, तो उसमें आप या तो चाहे तो गियर डालो और गियर से काम करो, और जो सेमी ऑटोमेटिक जो होता है, या दोनों फंक्शन रहता है जिसमें, या तो आप ऑटोमेटिक चलाओ। तो हमारा ब्रीदिंग भी ऐसा है, चाहो तो सांस लो छोड़ो याद करके, लेकिन आप अगर नहीं चाहो तो भी ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो ब्रीदिंग का कंट्रोल कहां से आता है? ये सब कंट्रोल ना हमारे हर ब्रेन में अलग अलग लेवल में ब्रीदिंग के सेंटर्स बने हुए हैं। और अच्छा, वापस से आप लोग पढ़े होंगे फिजियोलॉजी, तो आपको ये सब डिटेल पता ही होगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्लीशन मैं बता रहा हूं, कनेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारे ये जो ब्रीदिंग के सेंटर्स है ना, वो ब्रेन स्टेम में है, फिर ऊपर एकदम मोटर प्रीमोटर तक ब्रीदिंग के कनेक्शंस जाता है। लेकिन मेजर चीज समझने का ये है कि ब्रीदिंग के सेंटर और एक वेगस नर्व बहुत आसपास है, और वेगस आपको पता होगा ना, 10th क्रेनियल नर्व। तो क्योंकि उसके सेंटर आसपास है, जैसे मैं यहां बात कर रहा हूं तो यहां का जो गूंज है शायद थोड़ा सा बाहर तक चले जाए। तो सिमिलरली ब्रीदिंग के सेंटर्स के जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत वेगस तक जाता है, और उससे भी वो रेगुलेट होता है। और वेगस के फंक्शन तो आपको पता ही होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारे बॉडी में ना सिंपैथेटिक, वो बीच में वो जो कानून के हाथ में रहता है तराजू, वैसे डाल दिया मैंने। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस रहता है। सिंपैथेटिक क्या करता है? आपको फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है, पीछे कुत्ता पड़ जाए, या कल एग्जाम हो, या अभी आपको कॉम्पीट करना है,
तो आपके बॉडी में जो जो चेंजेस चाहिए, अगर आपको भागना है तो आपके मसल्स को एनर्जी चाहिए होगा, उस एनर्जी को डिलीवर करने के लिए आपको सर्कुलेशन चाहिए होगा, उस सर्कुलेशन को डिलीवर करने के लिए और उस ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, वो सिंपैथेटिक। लेकिन बाकी टाइम ताकि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एनर्जी गैदर कर पाए, उसके लिए पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपली सिंपैथेटिक को क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट, पैरासिम्पैथेटिक को क्या बोलते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो दोनों बैलेंस होना चाहिए, वो एक दूसरे को बैलेंस करता है। जैसे कि दिन और रात, सन या मून, चाइना में इसी को बोलते हैं यिन एंड यांग, हम बोलते हैं ह और थ, है ना, योगा में। तो सेम चीज है। तो ये जो चीज है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि आप ब्रीदिंग से या तो पैरासिम्पैथेटिक को, वेगस को बढ़ा सकते हो या तो कम कर सकते हो। तो ये सारे चीज को आप रेगुलेट कर सकते हो। अच्छा, हमारे बॉडी के सारे चीज ना फीडबैक पे काम करता है। फीडबैक मतलब क्या, कि आप जब देखते हो या एक चीज, सामने का चीज जैसे बदल रहा है, आप वैसे अपने आप के बिहेवियर को मॉड्यूलेट करते हो, है ना। जैसे इसको मैंने टच कर दिया ना, मैं आंख बंद करके भी टच कर सकता हूं, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि कहां है। ये फीड फॉरवर्ड बोलते हैं। मैंने एक पत्थर फेंका तो मुझे पता चल गया कहां जा रहा है। फीडबैक क्या है, मेरा पत्थर थोड़ा सा लेफ्ट पे गया तो दूसरा पत्थर मैं थोड़ा राइट में फेंकूंगा, वहां से रिस्पॉन्स लेके मैं करूंगा। तो आप सोचोगे कि जैसे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का जरूरत पड़ा, उस हिसाब से ब्रेथ चेंज होता है। वो बात तो सही है कि जब मैं रिलैक्स्ड हूं तो मेरा स्लो ब्रीदिंग हो रहा है, जब मैं भाग रहा हूं तो मेरा फास्ट ब्रीदिंग हो रहा है। लेकिन मैं मेरे ब्रेथ से भी मॉड्यूलेट करके या तो सिंपैथेटिक या तो पैरासिम्पैथेटिक ला सकता हूं। साइकिल का फोटो मैंने इसलिए डाला कि मान लीजिए कि जैसे साइकिल चल रहा है, आपका बॉडी उस हिसाब से मूव होगा, लेकिन आप बॉडी को मूव करके भी साइकिल को लेफ्ट या राइट टर्न कर सकते हो। जो लड़के या यंग बॉयज एंड गर्ल्स हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस हो जाए ना, तो बॉडी के मूवमेंट से भी आप साइकिल को टर्न कर सकते हो। या साइकिल अब जब जैसे टर्न होता है, आपका बॉडी मूवमेंट होगा। तो दिस इज फीडबैक मैकेनिज्म, एक के वजह से दूसरे का मूवमेंट होगा। देन ब्रीदिंग क्या क्या कर सकता है आपके बॉडी में। ब्रीदिंग बेसिकली एक अलग दुनिया है मेडिसिन का। ब्रीदिंग आपके मेंटल स्टेट को चेंज कर सकता है। यह सबको पता है कि आपको कंसंट्रेशन करना है, आपको रिलैक्सेशन करना है, तो आपको ब्रीदिंग करना पड़ेगा। फिजिकल स्टेट भी चेंज होता है, आपके मसल टोन आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो ब्रीदिंग करके। वापस से रिलैक्सेशन होगा तो मसल टोन वापस से कम होगा। लेकिन जो चीजों में हम बात कम करते हैं वो है कि आपके सर्कुलेशन इंप्रूव होता है ब्रीदिंग से। आप सर्कुलेशन चेंज कर सकते हो। और आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी, फूड पाइप से खाना खाया, स्टोमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल, कैनल, इसको आप चेंज कर सकते हो। इतना कुछ हो सकता है आपके ब्रीदिंग से। अच्छा, ये बताइए कि सर्कुलेशन कैसे चेंज होता है। हार्ट पंप करता है, आर्टेरियल ब्लड जाता है पेरीफेरी में, वो वापस कैसे आता है? वापस आने के लिए तो कोई हार्ट नहीं है, तो कैसा प्रेशर, कहां से बनता है प्रेशर? वैल्व से, ना, वैल्व से प्रेशर बन रहा है, बात सही है। लेकिन वैल्व आपके बैक प्रेशर को रोकता है, वो आगे प्रेशर देता है क्या? नहीं देता है। तो एक तो आप एक पाइप से, अगर हार्ट वाले पाइप से आप इधर से पानी धकेल रहे हो तो उधर से थोड़ा सा बैक प्रेशर होगा, ये बात सही है। लेकिन बैक प्रेशर का क्या है ना, कि आर्टरी मोटा है, उसके बाद वो कैपिलरी बन जाता है ना, तो उसके बाद वो प्रेशर उतना बना नहीं रहता है। कैपिलरी लेवल में आपका वो हार्ट में 120/80 रहता है ना, कैपिलरी लेवल में वो 17 मिलीमीटर एजी कांस्टेंट बन जाता है। और अगर मैं खड़ा हूं और मैं 5.5 फुट का हूं, तो 4.5 फुट मेरे फुट से, मेरे पैर से वो ब्लड ऊपर आ रहा है। कैसे आ रहा है? जब चल रहा है तो मसल पंप,
नहीं तो कैसे होता है पता है? मैं जो सांस ले रहा हूं तो मैं कैसे सांस लेता हूं, मेरे चेस्ट में वैक्यूम क्रिएट होता है, तो यहां नेगेटिव प्रेशर और पेट में पॉजिटिव प्रेशर, वो प्रेशर डिफरेंस में ब्लड ऊपर आता है। इसका मतलब यह है कि आप अगर ब्रीदिंग को मैनिपुलेट करके ये प्रेशर डिफरेंस चेंज करें तो आप सर्कुलेशन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो सर्कुलेशन, और तीसरी बात है जीआई मोटिलिटी। कितने लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं आजकल? सभी लोग, है कि नहीं? लेकिन हम जब सांस लेते हैं तो होता क्या है, हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे पुश होता है। तो हमारे डायफ्राम जैसे नीचे पुश हो गया तो एब्डोमेन में जितना भी, अच्छा एब्डोमेन इज अ वन वे रोड है ना, कभी कभी डिस्फंक्शन होता है जिसको हम वॉमिटिंग बोलते हैं, अदरवाइज इधर से खाना अंदर जाता है और कहां से निकलता है आपको पता है। तो आप अगर कैसे भी एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ाओगे तो जीआई मोटिलिटी अच्छा होगा। और एक तरीका एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ाने का, डायफ्राम से पुश करें। तो देयर आर वेज थ्रू विच आप ब्रीदिंग से जीआई मोटिलिटी बढ़ा सकते हैं। जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी, और कॉन्स्टिपेशन को कॉम्बैट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके दूसरे चीज भी है, डिहाइड्रेशन की वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन है किसी को, तो वापस से आप अगर एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर को एक पाइप से ढकल रहे हैं और एक हार्ड पत्थर को ढकल रहे हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। नाउ ये मोटा मोटा थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग था। अभी हम क्या करते हैं, अभी अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स को देखते हैं। वापस से आपने अगर प्राणायाम पढ़ा है तो संस्कृत में जैसे लाइफ, ब्रेथ को लाइफ बोला गया है ना हमारे आयुर्वेद में। तो पहले ना हम जब पढ़ते थे, और आज भी हमारा बाई एंड लार्ज ये सोच रहता है कि अच्छा प्राणायाम मतलब योगा मतलब आयुर्वेदा, आयुर्वेदा मतलब वेदा मतलब रिलीजन मतलब वो जो बुक है ना उसको मंदिर में रखो और पूजा करो, और तबीयत खराब है तो मॉडर्न मेडिसिन में जाओ। और हम भी यही करते हैं। लेकिन उसको अगर एक बार खोल के आप अगर आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से आप अगर कनेक्शन बनाए तो देखिए बात वही है। बस वहां लिखा है सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक, यहां लिखा है इड़ा पिंगला, है ना? आपको बस ट्रांसलेटर की जरूरत है। तो जो भी है, प्राणायाम ट्रेडिशनल है और उसके अलग अलग टाइप है, इतने सारे टाइप है। मैंने बस 14-15 टेक्निक, जिसका मैक्सिमम आपको प्राणायाम में भी मिल जाएगा, मैंने उठाया है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ इसको करें, और जरूरत पड़े तो, और अगर अच्छा लगे तो बाद में भी प्रैक्टिस करें और लोगों को भी सिखाएं। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम, हम लोगों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ा रेस्पिरेशन में। और आपने अगर देखा होगा कि कोविड में कौन चले गए और कौन रह गए, और उसका डिफरेंस क्या? जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा था वो रह गए, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही नहीं था वो चले गए। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे आगे। उससे पहले एक वार्निंग कि अगर किसी को रिसेंट या रेगुलर फेंटिंग का हिस्ट्री है, किसी ने अगर अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, कोई अगर डिहाइड्रेटेड है, पानी नहीं पिया है, तो कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स, जैसे हमने बोला ना कि सर्कुलेशन पे इफेक्ट करता है, ब्रेन में इफेक्ट करता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में, तो आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो या लग रहा है डिजीनेस हो रहा है तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग में आ जाइए। ठीक है? फेंट भी हो जाएंगे। अगर कोई फेंट होता है ब्रीदिंग के वजह से तो उसको क्या बोलते हैं? यूजुअली वेसोवेगल अटैक। वेगस का काम क्या है? हार्ट रेट को कम करना, रेस्पिरेटरी रेट को कम करना। उसके वजह से ब्रेन में कम अगर ऑक्सीजन पहुंचे तो उसको बोलते हैं वेसोवेगल। तो पहले के मूवी में दिखाते थे ना कि कोई खराब खबर आया, लेटर आया और चक्कर खा के गिर गया, तो दैट इज वेसोवेगल। अगर ऐसा होता है किसी को कभी भी, अगर, तो बस लेटा के पैर ऊपर कर देना, सर नीचे, और थोड़ा हवा आने देना, चला जाएगा होपफुली। नहीं तो हमारे पास, मेरे साथ और 2 डॉक्टर है, तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे।
तो पहले करते हैं सिंपैथेटिक ब्रीदिंग। सिंपैथेटिक सिस्टम तो आपको पता ही है, फाइट और फ्लाइट। तो सिंपैथेटिक ब्रीदिंग क्या होता है? अगर जो पीछे कुत्ता पड़ गया है तो आप कैसे सांस लोगे? आप चेस्ट को पूरा फुल करोगे और बहुत जल्दी जल्दी सांस लोगे। मेरे साथ 10 सेकंड करिएगा। पूरा ब्रीद इन, फास्ट फास्ट करे करे करे, मेरे साथ मजा आएगा, करो। पूरा हवा नहीं छोड़ना, थोड़ा थोड़ा। ओके, अभी आपका पल्स चेक करें। थोड़ा पाउंडिंग पल्स होना चाहिए, फास्ट है ना, फास्ट। 1 मिनट करते तो और ज्यादा। अच्छा, नॉर्मल पल्स रेट क्या है? ओके ग्रेट, जो रेंज बोल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। 70 to 80 बीट्स पर मिनट। 60 से नीचे जाए तो उसको ब्रैडीकार्डिया बोलेंगे, स्लो पल्स। 100 से ऊपर जाए तो टैकीकार्डिया बोलेंगे। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या है? 12 to 16, ग्रेट। सिंपैथेटिक ब्रीदिंग करेंगे, आपका रेस्पिरेटरी रेट आप लेके जा रहे हो एटलीस्ट 20 से ऊपर। 20 से ऊपर आप अगर 1 मिनट करते हो तो आपका हार्ट रेट भी और बढ़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा, आपके बॉडी को आप इंडिकेशन दे रहे हो कि आपको ज्यादा ब्लड का जरूरत है। ये क्यों करेंगे हम? आपको एक्साइटेशन चाहिए। आप कोई रनर को देखेंगे, आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव रनर को देखेंगे तो रनिंग से पहले वो अपने आप को एक्साइट करता है, सो दैट उसके ब्लड बॉडी के हर मसल्स में, रनिंग वाले मसल्स पे ब्लड आ जाए। या आपके शायद रिलेटेबल सिनेरियो ये होगा, कल एग्जाम में पढ़ना है लेकिन नींद बहुत आ रहा है, डू द सिंपैथेटिक ब्रीदिंग फॉर अ मिनट, नींद चला जाएगा। ठीक है, मैं इसीलिए ये करना चाहता था शुरू में, कि इसके बाद बाकी सब हम स्लो करने वाले हैं। तो एक बार ना 15 सेकंड, अगर आपके हाथ में घड़ी है या मोबाइल है, आपका पल्स रेट देख लीजिएगा क्या चल रहा है अभी, और हम ब्रीदिंग करने के बाद भी हमारा पल्स रेट वापस से चेक करेंगे। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ये तो आता ही होगा आपको, है ना। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ये है हमारा डायफ्राम, जो नीचे वाले हैं, ऊपर है लंग, नीचे है एब्डोमेन। तो मान लीजिए कि आपने कपड़े के थैली में कुछ कपड़ा भरा है और उसको आप कंप्रेस कर रहे हो, तो दैट इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ऊपर से नीचे जाता है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इज द बेसिक ब्रीदिंग फॉर रिलैक्सेशन। तो उसमें डायफ्राम का, हमारा ब्रीदिंग में ना बहुत सारा मूवमेंट होता है, और क्योंकि हम खड़े हो गए तो और अलग, क्योंकि 4 लेग्ड एनिमल जो है ना, उनका डायफ्राम ऐसे ऐसे मूव करता है, हमारा डायफ्राम को नीचे जाना पड़ता है, तो उसको ज्यादा लोड पड़ता है। तो हमारे ब्रीदिंग के लिए 2 टाइप के मूवमेंट है, एक तो रिब्स के मूवमेंट होता है, एक डायफ्राम का। तो आपको क्या करना है कि पेट का मूवमेंट ज्यादा करना है और रिब्स के मूवमेंट कम। आपको पता कैसे चलेगा? एक हाथ आपके रिब में रखें, चेस्ट में, एक हाथ एब्डोमेन में। अब इसको मूवमेंट कम करके पेट को फुलाने का कोशिश करिए 10 बार, और मुंह से स्लोली छोड़ेंगे। नाक से हवा लेना, मुंह से छोड़ना, लंबा ब्रेथ। इसका मूवमेंट जितना हो सके मिनिमल, पेट का मूवमेंट जितना हो सके ज्यादा। पूरा फिल करके सुकून मिल रहा है ना। कुछ लोग सो भी रहे हैं, जी दिख रहा है। तो दिस इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। अगर आपको एक्साइटेशन हो, अगर आपको एक्साइटेशन एज इन एंजाइटी हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो, नींद ना आ रही हो, फर्स्ट ब्रीदिंग यू शुड ट्राई इज दिस। ये हमारा नॉर्मल, देखो एक दो लोग यर्निंग करने लगे हैं, जम्हाई लेने लगे हैं, बढ़िया। ये हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग है। इसी ब्रीदिंग के साथ नेचर ने, ऊपर वाले ने हमें भेजा है, लेकिन हम फिर हमारे हैबिट के वजह से, हमारे पोस्चर की वजह से चेंज कर चुके हैं इसको। पोस्चर में हम बाद में आएंगे। नेक्स्ट, अगर डायफ्राम कंट्रोल चला गया तो उसके लिए जो ब्रीदिंग है उसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। अच्छा, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के साथ ही आप अगर अल्टरनेट नॉस्ट्रिल क्लोज करो
तो वही हो जाएगा अनुलोम विलोम। लेकिन बॉक्स ब्रीदिंग इज समथिंग डिफरेंट। ये इसमें चारों फेज ऑफ ब्रीदिंग जो है वो हम 4-4 सेकेंड, 4 सेकेंड एक एवरेज है। अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो आप 4 से 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड भी कर सकते हैं, बट ये वीडियो मेरे पास 4 सेकेंड का ही है तो मेरे साथ करिएगा। हम ब्रीथ इन से शुरू करेंगे। अब ये होल्ड में है, अभी ब्रीथ इन, होल्ड, आउट, होल्ड, स्टडी बोलता है ये आप हफ्ते में एक दिन भी करो तो आपका डायफ्राम का कंट्रोल बढ़ता है। डायफ्राम क्या है? एंड ऑफ द डे इट इज अ मसल। और कैसा मसल आपको पता है? स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। ये स्मूथ मसल नहीं है। स्मूथ मसल आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मसल, आपके आपके जिस ट्रैक्ट से किडनी से यूरेटर तक यूरिन जाता है वो सब होता है स्मूथ मसल, उसमें आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। डायफ्राम स्केलेटल मसल है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो और ये उसका एक्सरसाइज है, ये उसके स्ट्रेंथनिंग और कंट्रोल का एक्सरसाइज है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं स्टॉर्क बैलेंस टेस्ट पता है सबको? ये करके आप ऐसे खड़े होते हो तो उससे आप क्या ट्रेन करते हो? बैलेंस। तो बैलेंस वैसे ट्रेन करते हैं, डायफ्राम को ऐसे ट्रेन करते हैं, डायफ्राम के कंट्रोल पे। नेक्स्ट 4-7-8 लिम्फ पता है? लिम्फ, मान लीजिए कि कट गया और ज्यादा नहीं कटा, थोड़ा सा, तो कितनी बार खून के बदले में क्लियर फ्लूइड निकलता है ना, उसको बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ आपका पोस्टमैन है। जैसे इतना बड़ा पोस्टल सिस्टम बना है, आरएमएस से, फ्लाइट से आता है आपके पोस्ट ऑफिस तक, पोस्ट ऑफिस से लेकिन आपके घर तक लेटर पहुंचाने का जो काम है वो पोस्टमैन का है। सिमिलरली ब्लड से लेके बाकी टिश्यू तक का जो डिलीवरी का काम है वो आपके लिम्फ का है। तो लिम्फ कैसे वापस से हार्ट, एटलीस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के पास हार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम के पास तो हार्ट भी नहीं है, तो उसका मूवमेंट पूरा ही आपके फिजिकल मूवमेंट पे, ग्रेविटी पे और ब्रीदिंग पे डिपेंडेंट है। तो इसके लिए क्या ब्रीदिंग है उसको बोलते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग। 4 सेकेंड का इनहेलेशन, डीप इनहेलेशन, उसके बाद 7 सेकेंड का होल्ड जिसमें आपका लिम्फ एक्यूमुलेट होता है, और फिर 8 सेकेंड का एक्सेलेशन। 2 साइकिल करते हैं, पूरा सांस को छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर रिलीज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिस इज 4-7-8 ब्रीदिंग। आप हर घंटे में एक एक बार करें तो आपका लिम्फेटिक्स सही हो जाए। लिम्फ सही होगा तो क्या होगा? स्वेलिंग कम होगा, और क्या होगा? आपके बॉडी में कहीं कहीं जमा हुआ जो टॉक्सिन है ना, टॉक्सिन मतलब और कुछ नहीं कि जहर नहीं भरा हुआ है, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं लैक्टिक एसिड, कहीं और मेटाबोलाइट्स, वो वापस से चैनलाइज हो जाएंगे, है ना। तो मसाज करके बहुत इजीली आप लिम्फ को लेके आ सकते हो सर्कुलेशन में। और फाइनली आपको पता है कि एक पर्टिकुलर कप में लिम्फ हमारे बॉडी का जमा होता है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर ट्रैक से वो वापस से इंजेक्ट हो जाता है अपना सर्कुलेशन में, जिसको बोलते हैं थोरैसिक डक्ट, है ना। कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस से लेके थोरैसिक डक्ट लेके लिम्फ चला जाता है वेन में वापस से। लेकिन मसाज कौन करता है अपने आप को या किसी और को, अगर जरूरत ना पड़े तो ये आपका इंटरनल मसाज बोल सकते हो, है ना। 4-7-8 ब्रीदिंग, 1:2 ब्रीदिंग। आपको अगर रिलैक्सेशन करना है, रियल प्रॉपर रिलैक्सेशन करना है, तो 4 सेकेंड इनहेलेशन, 8 सेकेंड एक्सहेलेशन आप कर सकते हैं। तो दैट इज 1:2 ब्रीदिंग।
अभी नहीं करते हैं क्योंकि इसके एक एडवांस वर्जन अभी इसके बाद करेंगे। और उससे पहले ब्रेथ होल्ड। भारी चीज उठाते हुए हम सभी ने सांस पकड़ा है ना, ये क्या करते, क्यों हम कोई चीज को, इसको अगर मुझे उठाना है तो मैं सांस पकड़ के इसको उठाऊंगा ना। तो इससे होता क्या है कि जैसे जिम बॉल देखा होगा आपने, जिम बॉल ऐसे तो अगर डिफ्लेट कर दो तो मतलब फ्लायल रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। उसको फुला दिया तो कितना टाइट आप बैठ जाओ कुछ भी नहीं होता उसके बाद भी। तो सिमिलरली आप हवा से आपका चेस्ट अगर भर दो तो वो आपको एक पैसिव स्टेबिलिटी दे देता है आपके बॉडी का। तो ये इसको बोलते हैं वेलसल्वा, ठीक है। और ये करते हुए आपका ब्लड जो है, हार्ट जो है वो भी बंद हो जाता है, आपका वेनस सर्कुलेशन, वेनस रिटर्न भी बंद हो जाता है। जब आप छोड़ते हो तुरंत पाउंडिंग पल्स होता है। वार्निंग, किसी को अगर हार्ट की बीमारी हो, किसी को अगर डिस्क प्रोलैप्स की बीमारी हो, ये ना करें, नहीं तो मेरे साथ एक बार करिए। सबसे पहले तो आप अपना पल्स वापस से देख लीजिए, पल्स का रेट और रिदम कितना जोर से पड़ रहा है, कितना लाइट है या माइल्ड है, और कितना रेट है वो देख लीजिए। फिर मेरे साथ लंबा सांस लेके 10 सेकंड के लिए बस सांस रोकेंगे, थोड़ा जोर लगा के। प्लीज चेक योर पल्स नाउ। जोर से पड़ रहा है, धम 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 धम। बॉडी के अंदर कुछ फील हो रहा है, फायर, डिफरेंट सेंसेशन। तो दिस इज वेलसल्वा। कोई चीज उठाने से पहले यह करना गलत तरीका है, लेकिन दिस इज वेरी गुड टू पुश ब्लड फास्ट थ्रू योर आर्टरीज। नेक्स्ट, डबल ब्रीदिंग और फिजियोलॉजिकल साई। दिस गिव्स यू प्रोफाउंड रिलैक्सेशन, 1:2 से भी ज्यादा। ब्रेन में ऑक्सीजन भर जाता है। अब देखेंगे लेटे लेटे या कोई बच्चे को सोते हुए या कोई भी बीच बीच में ना सोने के टाइम पे बड़ा सांस ले लेता है कोई, तो इसको बोलते हैं डबल ब्रीदिंग और उसके बाद फिजियोलॉजिकल साई। एक बार मैं करके दिखाता हूं। नॉर्मल सांस लेना, पूरा सांस को खाली कर दीजिए, फिर नॉर्मल सांस लेना और उसको बिना छोड़े एक बार पूरा हवा लेना और मेरे साथ मुंह से हवा छोड़िएगा। करते एक बार, हाँ, सांस लीजिए, फिर छोड़ना नहीं, पूरा सांस लीजिए और एक बार और। दो सेकेंड के लिए महसूस करिए, काम रिलैक्स फील हो रहा है। एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले, कंपटीशन से पहले, रात को ज्यादा वीडियो देख लिया उसके बाद सोने से पहले करके देखिएगा। 3-4 ब्रीदिंग में नींद आ जाएगी, दवाई नहीं लेनी पड़ेगी नींद की। वापस से, ये सब मेरे टकले सर से नहीं निकल रहा है। यू कैन जस्ट गो एंड गूगल। ब्रीदिंग के बारे में और जानना है तो दुनिया का जो बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसको बोलते हैं स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड के डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन, बहुत फेमस पॉडकास्ट है उनका। तो आप एक बार डबल ब्रीदिंग, फिजियोलॉजिकल साई वहां पे चेक कर लीजिएगा। इतने सारे रिसर्च है इसके पीछे। ब्रीदिंग विथ नेक मोबिलाइजेशन, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ? देखो नींद आ गई ना। ये करेंगे हम, नेक का रेंज बढ़ाएंगे। एक काम करिए मेरे साथ, ये मेरा कॉमन है, फिजियोथेरेपी का पार्ट है ना। तो सर को सीधा रख के पुश करिएगा, फिर गो एज हाई एज पॉसिबल, जिससे आगे आप जा नहीं सकते। वैसे वहां पे जाके ना एक लंबा सांस लीजिए और सांस छोड़िए और थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, बस 1-1 इंच दोनों साइड में घुमाइएगा, प्रेशर नहीं छोड़िएगा। फिर मैजिकली आप उसके और ऊपर जा सकते हो। देखो
और फिर उसी जगह में भी एक बार लंबा सांस लो, छोड़ो, और उसके बाद थोड़ा लेफ्ट राइट 1-1 इंच, फिर देखो और ऊपर जाएगा, जा रहा है कि नहीं? ये करते रहे और ऊपर और ऊपर। चाहो तो आप पीछे देख सकते हो, उतना नहीं। ब्रीदिंग से क्या होता है ना, आपके मसल टोन कम होता है, तो जो मसल्स आपको ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा था ये खुल जाएगा। और जो बोल रहा है कि ऊपर नहीं देख सकते, झुकी झुकी सी नजर, पूरा ऊपर चला जाएगा। 10 बार करो तो आपको वो गाड़ी में होता है ना पीछे का कैमरा, आप उतना देख सकते हो। इसका एक वेरिएशन है। अच्छा, आते हैं उसके बाद पोस्चर एंड ब्रीदिंग। ये खराब पोस्चर के साथ ब्रीदिंग का क्या रिलेशनशिप है? कोविड में बड़े बुजुर्ग जो थे उनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ ना, क्योंकि होता यह है कि हम क्योंकि खराब होके बैठते हैं, हमारा चेस्ट पूरा भरता नहीं है। तो इट्स लाइक आपके पास इतना बड़ा बॉटल है लेकिन आपने इतना ही भर के रखा है, उसके नीचे रेत भर के रखा है, तो पानी चाह के भी नहीं भर सकते। इसलिए अच्छा ब्रीदिंग के लिए, अच्छा हेल्थ के लिए अच्छा ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है, अच्छा ब्रीदिंग के लिए अच्छा पोस्चर इंपॉर्टेंट है। ये करके देखते हैं हम, पूरा झुक के बैठिए तो अब जितना हो सके उतना सांस ले लीजिए, भरेगा ही नहीं। सीधा खड़े हो जाइए, उसके ऊपर डबल सांस ले सकते हैं, है कि नहीं? तो जिन लोगों का पोस्चर खराब था कोविड से पहले, वो यहाँ पे लंग क्या स्पॉन्ज, अब वो फिजियोलॉजिकल स्पॉन्ज आप ऐसे करके रख दोगे ना, एक दिन में खुलेगा नहीं। तो आपका बस ऊपर का जो जगह है उसमें हवा भर रहा है, वहां इंफेक्शन हो गया, बाकी जगह है ही नहीं आपके पास। इट्स लाइक आपके पास 4 मंजिला मकान है लेकिन 3 मंजिल में, नीचे के 3 फ्लोर में टेनेंट बैठे हैं और पैसा भी नहीं दे रहे हैं। तो आपको जब आपको खुद को जगह का जरूरत होगा, आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, एक और, पोस्चर कैसे अच्छा करें, अच्छा कैसे दिखें? सीधा हो जाइए और सीधा होके बैठिए, बैक रेस्ट छोड़ दीजिए, एकदम सीधा, और पेट को पूरा अंदर खींचिए, एकदम टाइटनेस महसूस होना चाहिए। और ऐसे आपका फोटो लेंगे ना, 6 पैक निकल आएगा। अब ये तो आप बोलेंगे फोटो के लिए नहीं, फोटो के लिए नहीं, पेट का जो सबसे अंदर का मसल है ना, अब रिलैक्स कर सकते हो। पेट का जो कितने मसल है पेट में? 4 है ना। मान लीजिए जैकेट है या शर्ट है, उसका जो जिप है उसको बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस। फिर जैसे जैकेट के 2-4 टाइप के लेयर्स होता है ना, तो सबसे बाहर का जो लेयर है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसके बाद उसका उल्टा जाता है इंटरनल ऑब्लिक, और सबसे अंदर जाता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। ये आप जो टाइट कर रहे हो, आप ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस को एक्सरसाइज दे रहे हो। उससे क्या होगा, आपका शेप बना रहेगा। नहीं तो उसको आप अगर स्ट्रेच होने देते हो, है तो इलास्टिक स्ट्रक्चर, फिर वो वापस आना भूल जाएगा। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके रख दो तो वापस नहीं आता। ये दिन में आप 3-4 बार इफ यू जस्ट डू दिस ना टाइट, तो आपके मसल को पता चलेगा कि इसको टाइट ही रहना है, तो आप सीधा रहेंगे एकदम हमारे डीन सर की तरह। वेरी इंप्रेस्ड विद सर्स पोस्चर, राइट। सेगमेंटल ब्रीदिंग, लंग में सेगमेंट्स होते हैं, तो अलग अलग सेगमेंट को आप मूव करा के ब्रीदिंग कर सकते हो। जैसे नीचे वाला सेगमेंट, हर सेगमेंट में आप कर सकते हो लेकिन एक सेगमेंट को करते हैं। एक मुट्ठी निकालिए, जो साइड आपका खाली है उस साइड में, चेस्ट के साइड में लगाइए। अब हवा छोड़ेंगे तो उस तरफ बेंड करेंगे, वहां का सारा हवा निकल गया। अब सांस लेंगे तो वो भरेगा। आप बोलोगे इससे क्या होता है? एक्चुअली क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पता है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड और नॉर्मल एयर ले ले, कौन भारी है कौन लाइट है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत भारी है ना। आप इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लास से ग्लास ट्रांसफर कर सकते हो, इट इज सो हेवी। तो इसलिए ना हमारे लंग के तो जो डिस्टल सबसे दूर के जो पार्ट है वहां वो जमा हो जाता है और निकलना नहीं चाहता है। तो इसके लिए आपको या तो कंप्लीट हवा छोड़ के कफ करना होता है,
लो वॉल्यूम, आईसीयू में अक्सर हमें कराना पड़ता है। या तो आप उसको ऐसे पुश करके निकाल सकते हो जिस जगह में चाहिए, जिस सेगमेंट में, तो ऑक्सीजनेशन अच्छा हो जाएगा। ग्लोसोफेरिंजियल, अगर आपके चेस्ट के अंदर हवा ठूसना है तो पूरा हवा लेके जितना हो जाए हवा पुश करो, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होता है। वापस से जो सांस नहीं ले पा रहा है, उसके लिए वेंटिलेटर में एक सिस्टम है जिसके अगर डिस्टल एयरवेज पूरा क्लोज हो जाता है ना, उसको फोर्सफुली पॉजिटिव प्रेशर से ब्रीथ कराना पड़ता है। ये उसका खुद का सिस्टम है। ओके, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग विद एब्डोमिनल प्रेशर अभी नहीं करवाते हैं, फिर आपको भागना पड़ेगा। बट यू अंडरस्टैंड कि डायफ्राम वैसे ही प्रेशर दे रहा है, उसके ऊपर आप ज्यादा प्रेशर लगा लो। फाइनली दिस आजकल नया सिस्टम आया है जिसको बोलते हैं वेगस नर्व रेगुलेशन। वेगस नर्व कहां है? आपके नेक के आसपास, यहां पे काफी सुपरफिशियल रहता है। तो इसको सैलामेंडर एक्सरसाइज बोलते हैं। बस ये करेंगे, रिलैक्स करेंगे आपको, फिर खत्म करेंगे। तो क्या करें, यहां इसको हम स्ट्रेच करेंगे। कैसे करेंगे? ऑपोजिट साइड में रोटेट करेंगे, नेक पीछे लेंगे, हल्का सा यहां का स्ट्रेस महसूस करेंगे, आंख बंद करेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जब छोड़ेंगे तब उसको बहुत स्लोली छोड़ेंगे। 3 बार करिए बस। नेक को पीछे करना इंपॉर्टेंट है, जितना हो जाए उतना पीछे करिए। रोटेशन के बाद लंबा सांस लीजिए और स्लोली छोड़िए, जितना हो सके एक्सेलेशन को वापस से। अब वापस आइए। आइडियली तो हमें 2 बार करना चाहिए। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, एक्सटेंशन नहीं है। प्लीज एक्सटेंड करिएगा। दिस गिव्स यू प्रोफाउंड रिलैक्सेशन, प्रोफाउंड रिलैक्सेशन। नींद आएगी ही आएगी। और आई एम अमेज्ड कि वापस से आप अगर रिलीजियन से जोड़े तो मुस्लिम प्रेयर के टाइम पे ये ऑटोमेटिक सिस्टम, तो दिस प्रोबेबली विल गिव यू कंप्लीट रिलैक्सेशन, है ना। तो ट्राई एनी ऑफ दिस और ऑल ऑफ दिस। पीपीटी आपका यहां रहा, है ना। कितनी बीमारी, आप बीमारी नहीं बोले तो एटलीस्ट वेलनेस या मेंटल स्टेट। कितनी बार ऐसा होता है ना, पढ़ना है या काम करना है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, करना है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। मेंटल स्टेट को, फिजिकल स्टेट को आप तुरंत 1 मिनट में चेंज कर सकते हैं ब्रीदिंग के साथ। ये सीन याद है किसी को, है ना। तो उसके बाद ऋतिक रोशन क्या बोलता है कि समझ में आया जिंदगी बहुत आसान है, बस सांस लेते रहो, बस सांस लेते रहो। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बड़ा टाइम दिया सर, थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. Thank you very much for such wonderful lecture. Sir, please take. सर, इस अध्ययनशाला की परंपरा है, इस विश्वविद्यालय की परंपरा है, हम अपने अतिथि को सम्मानित करते हैं। मैं मेरे वरिष्ठ प्रोफेसर आशीष कुमार श्रीवास्तव सर से आग्रह करता हूं कि सर को, दास सर को एक मोमेंटो देकर सम्मानित करें। सर प्लीज। Thank you, sir. Thank you. On behalf of each and every unit of School of Studies in Physical Education, I express my sincere thanks to Dr. Subhanjan Das, physiotherapist,
HSR Layout, Bangalore. Sir, we are highly elevated with your kind presence as you have spared your valuable time from your busy schedule. We are looking forward for your continued cooperation in future too. भविष्य में भी आपकी सेवाएं लेंगे और बहुत ही प्रभावशाली लेक्चर रहा। दोनों क्षेत्रों को आपने कवर किया। एक योग के कि योग में कुछ दूसरे रूप में प्रदर्शित किया गया है, एक उल्लेखित है और आपने उसको एक साइंटिफिक बेस, एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हुए हम सबको मार्गदर्शित किया। I also express my sincere thanks to my senior Professor Ashish Kumar Srivastava sir। और सर तो हमेशा सर का आशीर्वाद इस विभाग को मिलता रहता है, सब धर्मशाला को मिलता रहता है। I also express my sincere thanks to Dr. Vikas Dwivedi, Dr. Rajesh Kumar Sahu, who are present here. Sir, we are honored with your presence also. मैं उस पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ जिस टीम का ये आयोजन है, और अंत में आप सब प्रतिभागी पार्टिसिपेंट्स, आप सबको धन्यवाद कि आपने ध्यानपूर्वक सुना और भविष्य में भी इस प्रकार के लेक्चर्स, इस प्रकार के अतिथि व्याख्यान आयोजित होते रहेंगे और होते रहे हैं। Again, I express my sincere thanks to each and every unit present here. Thank you very much. सर एक ग्रुप फोटो।